मुझे व्यक्तिगत रूप से श्वेता ऐसा लगता है कि आज़ादी के बाद जिन लोगों को ये नियामन करना था, उनमें से अधिकांश लोग ऐसे थे जिन्होंने ब्रिटिशर से संवाद किया था शांतिपूर्ण तरीके से, और जिनको लगता था कि भारत जो है वो उतना महत्वपूर्ण और सबल देश नहीं है। आपको याद है कि जब रानी आई वापस नेहरू जी के समय में, तो हमारे हिंदी के जनकवि नागार्जुन को क्रोध आ गया। उन्होंने कविता लिखी, आओ रानी हम ढोएंगे पाल की, यही हुई है राय जवाहरलाल की, क्योंकि लोग प्रतीक के रूप में देखते थे। जलियांवाला बाग के बाद से हिंदी की कविता और पूरे देश की जो संस्कृति कर्मी थे, कलाकार थे, कवि थे, उनमें भी दो फाड़ हुए। आज के जमाने में आजादी का मोल आप पहचाने न पहचाने, लेकिन एक सफर आज हमारे साथ जरूर कीजिए, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर स्वतंत्रता हमने हासिल कैसे की। इसकी कीमत नहीं है, ये अनमोल है, इसे हासिल किया गया है न जाने कितना खून बहाकर। हमारे साथ कुमार विश्वास, बहुत स्वागत है आपका। जलियांवाला बाग और यहाँ का इतिहास, और वहीं से उपजे वो सारी भावनाएं जिन्होंने न जाने कितनों को प्रेरित किया कि देश की आजादी के लिए लड़ो। देखिए श्वेता, अगर विश्व के इतिहास का आकलन किया जाए तो बलिदान बहुत सारे हुए हैं, लोगों ने समूह में बलिदान दिए हैं, लेकिन स्वतंत्रता के लिए एक साथ इतने लोग एक साथ बलिदान हों, ये पहला तीर्थ है। तो बैसाखी के दिन 1919 में यहाँ एक छोटी सी सभा प्रस्तावित थी। दो राष्ट्रवादी नेताओं सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, इनको अंग्रेज सरकार ने काला पानी की सजा दे दी। इससे 13-14 दिन पहले बहुत सारे लोग गए थे अंग्रेज कमिश्नर के पास ये कहने के लिए कि सजा गलत है, लेकिन मानी नहीं गई। तो बैसाखी के पवित्र पर्व पर यहाँ हजारों लोग, यहाँ पर सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए, और ये डर था कि यहाँ पर ये भाषण इस तरह के होंगे। तो जनरल उडायर जो पंजाब के गवर्नर थे, उन्होंने क्रांतिकारियों को सबक सिखाने की योजना बनाई, और अभी हम जहाँ से चलेंगे वहाँ उन्होंने अपने बंदूकधारी रख दिए, और यहाँ पर वो जलियांवाला बाग हत्याकांड एक तरह से प्रारंभ हुआ। ये कितना ज्यादा शर्मनाक था अंग्रेजों के ऊपर, महारानी ने श्रद्धांजलि भेंट की, और डेविड कैमरून जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इसे ब्रिटिश इतिहास का एक शर्मनाक अध्याय कहा। ये हर तरह से अमानवीय था, और इसके बाद दो तरह की विचारधाराएं पैदा हुई भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में, जिसमें एक विचारधारा जो गांधी जी के साथ और कांग्रेस के नेताओं के साथ चल रही थी, उसके अलावा एक विचारधारा पैदा हुई कि आज़ादी केवल इन विनय घोषणाओं के साथ नहीं पाई जा सकती, आज़ादी केवल इन चर्चाओं के साथ नहीं पाई जा सकती। आज़ादी के लिए हो सकता है कि अंग्रेज को उसकी भाषा में सबक सिखाया जाए। वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। इसका जिक्र आपने किया, उसमें दरअसल बंगाल का जब विभाजन हुआ था, बंग भंग हुआ था, उस वक्त उस इलाके में हमने जरूर उस तरह से क्रांतिकारियों को उपजते हुए देखा है, पैदा होते हुए देखा है, उस जज्बे को देखा है, लेकिन इस हिस्से में निर्णायक था जलियांवाला बाग, और ये वो ऐतिहासिक रास्ता। देखिए, अगर आपका कैमरा दिखा पाए तो मुझे सोच के रोमांच हो रहा है, बहुत पुलक पैदा हो रही है कि भगत सिंह 12 साल के थे, और उनका गांव यहाँ से 12 माइल्स दूर था। भगत सिंह पैदल चल के आए थे, और उन्होंने इस पवित्र मिट्टी की जो रज है, जो मिट्टी है जलियांवाला बाग की, उसको वो लेकर गए थे, और इतना अधिक इम्पैक्ट उनके मन पर पड़ा जलियांवाला बाग का कि भगत सिंह, जो बाद में भारतीय क्रांति चेतना के युवक युवतियों का बहुत बड़ा आइडियल बने और आज तक हैं, वो यहाँ से बड़े इंस्पायर थे। वो इस जगह उन्होंने बहुत अंदर से आंदोलित किया था, और संयोग देखिए कि इस जगह का बदला जिस नरनाहर ने लिया, जिस शेर ने लिया, उसका नाम भी शेर सिंह था, एक साथ जेल में रहे। दिलचस्प दरअसल इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ एक नाम के भीतर आप ये सब इसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ उन्हीं के दौर में, उनसे चंद सालों के फासले पर, हम राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह की भी दोस्ती देखते हैं। देखिए, वो अद्भुत दोस्ती है, और उसमें तो बड़ा अद्भुत संस्मरण है कि जब आखिरी रात थी, फांसी लगनी थी, तो उससे पहले दिन संवाद होते हुए सुनते हैं कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने दोस्त अशफाक को, पठान को, आंखों में आंसू लिए देखा। तो उन्होंने पूछा कि क्या मेरा शेर डरता है, फांसी से डरता है? तो अशफाक ने रोते हुए कहा कि डरता नहीं हूँ पंडित जी, बस ये सोचता हूँ कि मेरे धर्म में पुनर्जन्म की परिभाषा नहीं है, संभावना नहीं है। बिस्मिल हिंदू है, कहते हैं फिर आऊँगा, फिर आऊँगा, फिर आकर के भारत माँ तुझको आज़ाद कराऊँगा। जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बन जाता हूं। मैं मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता। हाँ, अगर खुदा कहीं मिल गया मुझको
तो अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले उससे एक पुनर्जन्म ही मांगूंगा। आज़ादी के पहले आंदोलन में 1857 में एक अंग्रेज ऑफिसर जो हिंदुस्तान में उर्दू से जिसे बड़ा लगाव था, वो शायरी करना सीख गया था। तो उसने बहादुर शाह जफर को जब गिरफ्तार करके रंगून ले जाया जा रहा था, तो बहादुर शाह जफर को चिढ़ाने के लिए कहा कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। दमदमा वो जगह है जहां भारतीय फौजों के हथियार रखे जाते थे। तो बहादुर शाह जफर जो खुद शायर थे, उन्होंने उसे तुरंत एक फिलवदी शेर बनाकर कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और 21 साल बाद जब ऊधम सिंह ने लंदन की एक ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक फेलिस्टेशन समारोह था, उसमें खड़े होकर जनरल उडायर को गोली मारी, तो कहीं बहादुर शाह जफर का वो वादा जो उन्होंने ब्रिटानी हुकूमत के हुक्मरानों और अहंकार से किया था कि हम में अपने ईमान की जब तक बू रहेगी, हम 7 समंदर पार भी बदला लेकर आएंगे, ऊधम सिंह ने उसे पूरा किया। आज भी देखिए जलियांवाला बाग लोग आते हैं घूमने के लिए, छोटे छोटे बच्चे आते हैं यहाँ पर उस मोल को समझने के लिए कि यहाँ पर किस तरह से बलिदान दिया गया होगा। हम आगे अगर बढ़ें तो उस जगह पर पहुंचकर हम अपनी बातचीत की शुरुआत करें दोबारा, जहाँ से गोलियां चलाई गई। और यहाँ जो गोली चलाने वाले थे वो यहाँ थे और सामने से ये पूरा दिखता था। अजीब सा लगता है कि उम्र ऐसी जिसमें आप आज के दौर में नौकरी ढूंढते हैं, घर वाले शादी करना चाहते हैं, आप उस दौर में अपना घर बार छोड़कर निकल गए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, हम यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद का जिक्र कर लें, आप जिसके बारे में सोचें वो बलिदान ऐसा जो जिनका समूचा जीवन एक प्रेरणा है। देखिए, अंग्रेजों को ये समझ में आने लगा था इस जलियांवाला कांड से निकली हुई चिंगारियों से कि अब इस आग को संभालना मुश्किल है। कवि प्रदीप बड़नगर के मध्य प्रदेश के वो गाते हैं, ये देखो ये जलियांवाला, यहाँ चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां, एक तरफ बंदूकें दंदन एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां, यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी को नमन करो ये मिट्टी है बलिदान की। मुझे लगता है कि ये लोग जो यहाँ पर हैं उनसे भी जान लेना ज़रूरी है कि वो यहाँ पर जलियांवाला बाग देखने आए हैं। आप लोग यही इसी के लिए ख़ास आए थे? हाँ जी मैडम। आपको पूरी कहानी यहाँ की पता है? नहीं पता, लेकिन आप सुन रहे हैं ना। चलिए, यही हमारी कोशिश है कि हम बताएं, यही आपकी क्योंकि और यही पर्यटन की कमी आप जो बता रहे हैं कि जो राष्ट्रभक्ति की बात है उसे जोड़ना पड़ेगा और समूचे देश को उसमें जुड़ना पड़ेगा। हाँ, ये जानना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि भगत सिंह या सुखदेव या राजगुरु या आज़ाद या मदन लाल ढींगरा या चापेकर बंधु, ये सारी जो परंपरा है, जिस आयु में इन्हें कुछ और करना था, जिस आयु में इन्हें अपनी नौकरियों के बारे में सोचना था, उस आयु में ये प्लान बना रहे हैं कि काकोरी में ट्रेन कैसे लूटी जाए, ताकि जो अंग्रेज का हमारे इकट्ठा किया हुआ खजाना है, हमारा ही पैसा, उसको हम आज़ादी के आंदोलन में कैसे काम में लें। और मुझे बड़ा लोग यही सोचते हैं कि भगत सिंह यानी कि एक क्रांतिकारी, पर भगत सिंह एक विचारक भी थे। भगत सिंह के दिए हुए नारे, वो इस स्वतंत्र जिसका जिक्र भी आप कर रहे हैं यहाँ पर, भले ही वो इतनी किताबें पढ़ते थे, उसमें से निकालकर उनकी किताबें पढ़ रहे हैं। उनको जब लेने के लिए आया है जेल का मार्शल कि चलिए आपकी फांसी का वक्त हो गया, तो उन्होंने कहा रुकिए, और वो किताब पढ़ रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की। तो उन्होंने कहा कि आप चलिए, बोले देख रहे हैं कि एक क्रांतिकारी दूसरे से बात कर रहा है, अभी शांत रहिए। और उन्होंने वो पन्ना मोड़ दिया है। तो उनसे चलते में पूछा संतरी ने कि सरदार जी आपने वो पन्ना मोड़ा, अब तो आप जा रहे हैं। तो उसने कहा मैं इसको यहाँ से छोड़ के जाना चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ियाँ इसके बाद से पढ़ें। बटुकेश्वर दत्त को जो पत्र लिखा है भगत सिंह ने, अगर आप प्रकाशन विभाग की वो पुस्तक देखें जिसमें उनके पत्र हैं, उसमें बटुकेश्वर दत्त को वो लिखते हैं कि मैं भी जीना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं जीवन आराम से जीऊँ, मुझे मरने का शौक नहीं है। जब उनको जेल से निकालने की योजना एक क्रांतिकारी दल बना रहा था, तो उन्होंने उनको सलाह देते हुए कहा कि लेकिन मुझे फांसी चढ़ जाने दो, क्योंकि मैं फांसी चढ़ने के बाद ये चाहता हूँ कि इस देश की माँ ये ख्वाब देखें कि उनकी कोख से भगत सिंह जैसा बेटा हो। दरअसल इसे देखने के 2 नज़रिए हो सकते हैं। अव्वल तो ये कि आप यहाँ पर आए पर्यटक के तौर पर, और जिस तरह से हम जिक्र भी कर रहे थे जनाब से, जिनको मालूम नहीं था यहाँ क्यों आए हैं, तो आखिर क्यों नहीं मालूम था, ये कहाँ पर खामी रह गई, कहाँ पर कमी रह गई, कहाँ पर कड़ियाँ नहीं जुड़ी, क्यों राष्ट्रवाद पिछड़ा। इसके देखिए रीज़न बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से श्वेता ऐसा लगता है कि आज़ादी के बाद जिन लोगों को ये नियामन करना था, उनमें से अधिकांश लोग ऐसे थे जिन्होंने ब्रिटिशर से संवाद किया था शांतिपूर्ण तरीके से, और जिनको लगता था कि भारत जो है वो उतना महत्वपूर्ण और सबल देश नहीं है। आपको याद है कि जब रानी आई वापस,
नेहरू जी के समय में, तो हमारे हिंदी के जनकवि नागार्जुन को क्रोध आ गया। उन्होंने कविता लिखी, आओ रानी हम ढोएंगे पाल की, यही हुई है राय जवाहरलाल की, क्योंकि लोग प्रतीक के रूप में देखते थे। जलियांवाला बाग के बाद से हिंदी की कविता और पूरे देश की जो संस्कृति कर्मी थे, कलाकार थे, कवि थे, उनमें भी दो फाड़ हुए। माखनलाल चतुर्वेदी जो लिखते हैं कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, वो ये लिखने लगे कि जो कष्टों से मैं घबराऊं तो कायर कहलाऊंगा और बदले में खून बहाऊंगा तो मैं भी डायर कहलाऊंगा, ये लिखने लगे। लेकिन एक दूसरी विंग आई, पंडित जगदम्बिका प्रसाद जी ने लिखा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, वतन पर मिटने वालों का, यानी कि वतन पर मिटना है, वतन पर मरना है, शहीद होना है। क्षमा परवाने की शायरी बढ़ने लगी कि ये आज़ादी की दीप शिखा है, इसमें आने वाले परवाने हैं। और भगत सिंह ने उसमें बहुत बड़ा काम किया, ऊधम सिंह ने बहुत बड़ा काम किया उसमें, और एक पूरी परंपरा फैली, बंगाल से लेकर चली और पूरा बिहार उत्तर प्रदेश कवर करते हुए मध्य प्रदेश में चेतना फैली। तो इस जगह का जो योगदान है, जो आपका सवाल है कि राष्ट्रवाद क्यों नहीं पहुंचा, हमने दिखाया नहीं। हम सिर्फ आज की पीढ़ी नहीं, हमारी पीढ़ी से पहले खो गया कहीं। लोग स्वतंत्रता की लड़ाई कैसे हुई, क्या हुई, उन चीज़ों में कितनी दिलचस्पी। ये देखिए, ये जो इस दीवार पर जो चिन्ह है, उन्हीं के बारे में पूरा इसमें विस्तृत जानकारी दी गई है। 28 चिन्ह कहा जा रहा है कि गोलियों के इसमें है। 1100 के आसपास आंकड़ा था, जिसको अंग्रेज सरकार ने खुद ने 400 से ज्यादा माना। तो यानी कि 400 लोग घेर के मार दिए जाएं। ये क्या है? ये कौन सा उपनिवेशवाद है? ये कौन सी ब्रिटानी हुकूमत की ऐसी कौन सा चेहरा है जिसके नाम पर वो ये कहते थे कि हम तो बहुत सभ्य हैं और हमारे यहाँ ऑक्सफोर्ड तब से है, हमारे यहाँ कैम्ब्रिज तब से है। ये क्या ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यही सिखाती है कि निहत्थे महिला पुरुषों को घेर के मार दिया जाए, जो कि अपने दो नेताओं के बारे में शायद बात कर सकते। बहुत बदली थी। इसके बाद राष्ट्रीय राय बदली और आजादी के रास्ते को प्रशस्त करने के लिए कुछ नौजवानों ने अपना सीना ऑफर किया, उन्होंने अपना शरीर ऑफर किया। उन्होंने अपने आप को कहा कि इस पुण्य भूमि के बलिदान पथ पर अगर मेरा शरीर भी जाता हो तो भी तय है।